पानी दे का आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी मैम। अच्छा, आज हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पढ़ेंगे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस करती है, वो वाली ड्रग्स। ठीक है, और ऐसी थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का कोई आइडिया है आप लोगों को? पिछली दफा जब लेक्चर था डायबिटीज के ऊपर तो एक स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन किया था, जरा वो है स्टूडेंट, वो जरा अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। शायद उन्होंने ये पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट को टैकीकार्डिया क्यों होता है, या फिर शायद ये पूछा था कि टैकीकार्डिया तो उसके साथ लेथार्जिक लफ्ज लिखा हुआ है वो क्यों है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर जो होता है इंसुलिन नहीं बनती, या इंसुलिन बहुत थोड़ी बन रही होती है, या इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही होती। दोनों टाइप्स पड़ी थी डायबिटीज की। तो जब यूटिलाइज नहीं हो रही होती तो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, एनर्जी नहीं मिल रही होती बॉडी को, अनयूज्ड फॉर्म में ग्लूकोज ब्लड के अंदर वैसे ही पड़ा होता है। तो जब ये होता है तो फिर बॉडी को तो एनर्जी हमेशा चाहिए होती है, हर काम के लिए ब्रेन वगैरह को एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। मैंने बताया था प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स में जाके वो खुद ही ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। जो फैट स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सारे स्टोरेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसे लोग होते हैं टायर्ड हो जाते हैं, थकते थकते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो बार बार उस जो डेफिशिएंसी एनर्जी को उसको ओवरकम करने के लिए जो चीजें ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए वो लफ्ज लेथार्जिक यूज किया था। जरूरी नहीं है कि जैसे थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म था तो वो लेथार्जिक होगा तो हाइपो सिचुएशन में होगा। अब टैकीकार्डिया क्यों कर रहा है कि ब्लड जो है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी वॉल्स के अंदर मसल्स होते हैं, वो मसल्स हार्ड हो जाते हैं। तो टैकीकार्डिया इसलिए कि ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा वो पंप कर रहा है काम उसका, और उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो गया है, तो इसलिए ब्लड जो है वो स्लगिश हो गया, ऐसा ऐसा जा रहा है। जो पेरिफेरल टिश्यूज होंगे जहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी ताकि ब्लड ज्यादा आए, जल्दी आए, वो फूल जाएगी, तो इस वजह से वहां पर टैकीकार्डिया होगा और हाइपोटेंशन हो जाएगी। अब लेथार्जिक होना और टैकीकार्डिया दो अलग चीजें हैं। अगर पेशेंट लेथार्जिक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि टैकीकार्डिया नहीं होगा, वहां तो ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए था, और टैकीकार्डिया भी होगा, क्योंकि जब जब हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा वो टैकीकार्डिया सिचुएशन होगी।
क्या उसमें पेशेंट ओवर, जैसे हाइपरथायराइडिज्म में था उसमें टेकिकार्डिया था, लेकिन पेशेंट जो था वो एक्साइटेड था, ओवर जो था लिथार्जिक नहीं था बल्कि वो ओवर एक्टिव था। लेकिन डायबिटीज में अलग चीज है, वो अलग उसका वो है। समझ आई ये बात आप लोगों को? जी मैम। आप एग्जॉस्ट कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए वो लेथार्जिक वर्ड यूज किया, आप एग्जॉस्ट कर लें उसको। टायर्ड हो जाता है, थका रहता है, जो इसकी सिम्टम है। अगर डायबिटिक है कोई, वो टायर्डनेस, उसे लगता है कि मैं जल्दी थक जाता हूँ। ये एक आम पेशेंट, अक्सर पेशेंट इसलिए कि भाई हम लेथार्जिक हो गए, क्या वजह है, थकावट बहुत ज्यादा है, तो वो वेट लॉस हो रहा हो, थकावट हो, तो वो डायबिटिक भी हो सकता है, या डायबिटिक होगा, या फिर अगर उसका वेट लॉस है तो फिर हम उसके T3 T4 TSH लेवल्स चेक करते हैं ताकि देखें कि थायराइड हार्मोन्स तो नहीं उसमें अफेक्टेड। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो ड्रग हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे। हमारे पास WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स जिसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये सारे सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को मॉनिटर करते हैं। जब भी कोई फॉरेन चीज आती है, कोई पैथोजन आता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जहाँ पैथोजन आएगा फिर सिग्नल्स जनरेट होंगे और वहाँ न्यूट्रोफिल्स पहले सेल्स होते हैं जो जाते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं उस पैथोजन को जिस बॉडी टिश्यू के अंदर वो आया होता है। जरा जान हो रही है, मैं रुक जाती हूँ, फिर 5 मिनट से शुरू करते हैं।
अच्छा, इसके अंदर बताया हुआ है कि एंटीबॉडी जो होती है मोनोक्लोनल होती है पोली। अभी पहले मैं बताती हूँ एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जब भी कोई एंटीजन आएगा उसके रिस्पॉन्स में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अंदर जो है एंटीजन वो होता है जो फॉरेन चीज आकर बॉडी पर अटैक करती है, चाहे वो पैथोजन हो, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर जो है ये इम्यून सिस्टम का बताया हुआ है कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उस वाइट ब्लड सेल्स, उसमें बी सेल्स, टी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी है, और बी सेल वो सेल है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में उनका रोल होता है। होता यह कि बी सेल्स जो इनको बी सेल्स और टी सेल्स इनको लिम्फोइड सेल्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोइड सेल्स या लिम्फोसाइट्स ये लिम्फोइड टिश्यू के अंदर होते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर। बी सेल्स जो है इनके दो फंक्शन है, एक तो ये एंटीजन जब आएगा कोई तो बॉडी को जो है दिखाएगा कि एंटीजन आ गया, और दूसरा जो है बी सेल जो है वो अपना जब वो अपना साइज एनलार्ज करता है और वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। इसी तरह जो टी सेल्स होते हैं इसके अंदर ये भी लिम्फोइड सेल या लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। बी सेल जो है उसके लिए लिखा हुआ है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल होता है यानी वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, और जो टी सेल्स होता है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में काम करते हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी यानी ऐसे साइटोकाइंस ऐसे सिग्नल्स जनरेट करते हैं कि जिनसे बाकी जो सेल्स होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स, और उनको ये बुलाते हैं कि किलिंग करें। तो इसका ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी में इनका रोल है। एंड कैन मॉडिफाइड सीरोलॉजिक इम्यूनिटी। सीरोलॉजिक इम्यूनिटी ये एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसके साथ मिल के काम करते हैं। द मेन सब क्लासेस ऑफ टी सेल्स आर CD4 हेल्पर टी सेल्स एंड CD8 टी सेल्स। टी सेल्स की दो टाइप्स हैं, एक टी हेल्पर सेल्स है और एक टी सप्रेसर सेल्स है, जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। कहीं कहीं सप्रेसर लफ्ज यूज हुआ है, कहीं कहीं जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यूज हुआ है। तो जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो क्या है, CD4 है, या मैं आपको भी बताती हूँ कि CD4 है क्या। CD4 ये जो लिखा हुआ है इसकी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD4 होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसका हर CD का अलग नंबर है। ये आप यूँ समझ लें कि रिसेप्टर्स है सेल के ऊपर। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जब अगर CD4 है तो ये स्पेसिफिकली बात हो रही है हेल्पर टी सेल्स की। अगर CD8 है तो स्पेसिफिक बात हो रही है सप्रेसर सेल्स की। इसी तरह अगर CD19 है, CD20 है या CD21 है तो ये बी सेल्स की बात हो रही है। इसी तरह मोनोसाइट्स के अलग होते हैं, CD16, CD64, तो उसका अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सा सेल यहाँ पर है, कौन सी सेल की बात हो रही है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो बी सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स है, लैंगरहैंस सेल्स और मैक्रोफेजेस, यानी इनका काम है कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं बॉडी के सामने कि नई चीज आ गई है। ये देखिए जैसे ये अब यहाँ पर एक एंटीजन आया है, ये एंटीजन अंदर चला गया है मैक्रोफेज के। मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट डेराइव्ड सेल्स होते हैं। मोनोसाइट्स गोल से छोटे साइज में सेल्स होते हैं जो ब्लड में होते हैं, और जब वो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस टिश्यू आता है, स्किन सबसे पहले जब टिश्यू आएगा तो वो स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर होगा, या वो जीआईटी के थ्रू ओरली बॉडी में एंटर होगा। अब हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म बैरियर्स हैं, स्किन जो है वो एक्ट करेगी एज अ बैरियर, उसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो अगर स्किन को क्रॉस कर जाता है, स्किन मेम्ब्रेन को, तो फिर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। फिर क्या होगा, अगर जीआईटी के थ्रू आया तो स्टमक की इन्वायरमेंट एसिडिक होगी, एसिडिक इन्वायरमेंट कोशिश करेगी कि उसको किल कर दे। जैसे एच पिलोराई जो बैक्टीरिया होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाता है, लेकिन एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है वो ज्यादातर किल हो जाते हैं वायरस बैक्टीरिया। जैसे शुरू में हमने जो देखा था कि कोरोना वायरस जब आया था तो लोग खाना पीना बाहर से करते थे, हालांकि खाना उसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से स्टमक उसको वैसे वायरस की वो नहीं रहती कि स्टमक के अंदर जाए, वो एसिडिक नेचर है उसकी।
अच्छा, अब ये बैक्टीरिया जब आएगा, मैक्रोफेज वो सेल्स होंगे जो कि वहां जाएंगे टिश्यूज में, जहां भी बैक्टीरिया होगा उसको किल करने की कोशिश करेंगे। ब्लड के अंदर यही सेल मोनोसाइट थे छोटे, अब ये बड़े होकर मैक्रोफेज बन जाएंगे। मैक्रोफेज क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये अपना एंटीजन दिखा रहे हैं, ठीक है। और जिस चीज के अंदर इन्होंने एंटीजन होल्ड किया हुआ है, जो होल्डर है गोल सा जिसमें ये एंटीजन को पकड़े बैठे हैं, ऐसे करके इन्होंने पकड़ा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जिस चीज के अंदर इन्होंने अपना एंटीजन, ये ब्लू सा एक डॉट पकड़ा हुआ है, ये ब्लू डॉट जो है ये बैक्टीरिया जो अंदर गया था उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो पेप्टाइड कहलाएगा, वो प्रेजेंट कर रहा है बॉडी को कि नई चीज आ गई है। तो ये जो होल्ड, जिससे होल्डर से होल्ड किया हुआ है, इसे हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और यही वो MHC है जो HLA भी कहलाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर डिफरेंट जीन्स होती है और इसी के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इसी MHC या HLA डिफेक्टिव होता है ऐसे लोगों का, जिसकी वजह से कहते हैं कि इसकी एसोसिएशन है डायबिटिक पेशेंट के साथ। यानी यहाँ पर वो जो होगा डायबिटिक पेशेंट पे, इसी तरह उसका जो होगा जीन्स के अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के ही पैंक्रियाज को एंटीजन एंटीजन के तौर पर प्रेजेंट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो ये HLA वही MHC है, ये जो होल्ड किया हुआ है एंटीजन ने, एंटीजन को जिसने होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर जब ये देखेगा बॉडी, तो टी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जो सबसे पहले आएंगे और उसको अटैक करेंगे। यहाँ पर वो साइटोकाइंस रिलीज करेगा, और सर ये इंटरल्यूकिन 2 जो है, ये मेजर जो है मेन कल्प्रिट है, जो कि क्या करेगा कि ये इंटरल्यूकिन 2, अब देखिए ये यहाँ रिलीज भी हो रहा है यहाँ से और बाइंड भी हो रहा है टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है टी सेल्स के ऊपर। तो जो इंटरल्यूकिन 2 जब रिलीज होगा तो कुछ तो ये आगे और सेल्स को इकट्ठा कर लेगा, और कुछ ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 2 टी सेल्स के ऊपर बाइंड करके उसे और ज्यादा एक्टिवेट करेगा, कि और ज्यादा रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा। तो बेसिकली जब ट्रांसप्लांट होगा तो क्या होगा, वही जो फॉरेन चीज बाहर से आएगी, किसी की बॉडी में हमने नई चीज डालेंगे कहीं से लेकर, तो वो बॉडी उसको फॉरेन देगी, एंटीजन के तौर पर प्रेजेंट करेगी, और उसी तरह टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर साइटोकाइन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इसमें इंटरल्यूकिन 2 और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करवाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें आपने पढ़ा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी शामिल है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट होने से रोकती हैं, इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करती हैं, इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर के ऊपर जाकर खुद बाइंड कर जाएंगी, ताकि इंटरल्यूकिन 2 को जगह ना मिले बाइंड करने के लिए और वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट ना करें। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये नॉर्मल हमने बताया हुआ है कि अगर एंटीजन आ जाए तो मैक्रोफेज इन्वेस्ट करता है, बॉडी को दिखाता है, फिर टी लिम्फोसाइट जो है उसको टी लिम्फोसाइट्स उसको होल्ड कर लेते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं कि नई चीज आ गई और वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अब ये जो TH लिखा है यानी टी हेल्पर सेल है, इसकी वजह क्या है कि जब भी मैक्रोफेज आकर टी सेल्स को दिखाएगा तो दो तरह के सेल्स थे, एक टी हेल्पर सेल्स थे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे, तो हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। फिर हेल्पर टी सेल्स के अंदर भी दो टाइप्स आ जाती है, हेल्पर 1 और हेल्पर 2। हेल्पर 1 जो है वो मजीद सेल्स को सिग्नल्स जनरेट करेगा, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, गामा, इनको जो है वो मजीद सेल्स को अब बुलाएगा कि इसकी किलिंग करें जो पैथोजन है। इसमें NK सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, अगर यहाँ पर वायरस आया है तो क्या होगा कि नेचुरल किलर सेल्स वो सेल्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो सेल्स हैं जो सबसे पहले आकर उसको किल करना शुरू कर देंगे। इनका मेन रोल ज्यादातर उसमें होता है किलिंग के अंदर, वायरस, ये दोनों सेल्स की साइटोटॉक्सिक और नेचुरल किलर सेल्स का ज्यादा रोल होता है वायरस में। यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है। अच्छा, अब टी हेल्पर जो 1 था उसने तो सेल्स को इकट्ठा कर लिया काफी सारे, और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहा है, और जो है वो एनके सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, साइटोटॉक्सिक या सप्रेसर टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। अब जो इसका टी हेल्पर 2 होगा, टी हेल्पर 2 ये वाला TH2 जो लिखा है, ये क्या करेगा, ये साइटोकाइंस ऐसे रिलीज करेगा कि जो है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। जब भी कोई फॉरेन चीज आती है, फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस आया है,
तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट जो है वो एक्सपोज हो चुका है वायरस से, कोरोना से? तो इस तरह के हम इलाइजा के थ्रू उसमें देखते हैं कि एंटीबॉडीज बनी हुई है इस वायरस के अगेंस्ट, एंटी वायरस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। तो इसी तरह अब बी सेल जो है, बी लिम्फोसाइट्स, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, मैक्रोफेजेस भी हैं, बी सेल्स भी हैं, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि एंटीजन आया तो ये भी प्रेजेंट करते हैं बॉडी को। ये देखिए ब्लू वाला ये लेकर जा रहे हैं, पेप्टाइड जिसे लिखा हुआ है। और ये जो एमएचसी है इन दोनों के ऊपर, ये क्लास 2 एमएचसी है। एमएचसी भी दो होती है, 1 और 2। ये एमएचसी 2 की बात हो रही है। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनके ऊपर एमएचसी 2 भी होता है, 1 भी होता है। हर सेल के ऊपर एमएचसी 1 होगा, लेकिन रेड ब्लड सेल्स उनके ऊपर एमएचसी नहीं होता। और बी लिम्फोसाइट जो इनके ऊपर 1 तो होगा ही होगा और एमएचसी 2 भी होगा साथ। ये पेप्टाइड जो है, ये भी जैसे यहाँ पर इन्होंने जो था वो हेल्पर टी सेल्स आ गए थे, पेप्टाइड को साथ बाउंड कर दिया था यहाँ पर मैक्रोफेज के साथ, वो बी सेल के साथ भी बाउंड करेगा। और यहाँ पर बी सेल जो है उसकी प्रोलिफरेशन होगी, यानी कॉपीज बनेगी उसकी, और वो मेमोरी बी सेल बना लेंगे। और इसी तरह वो डिफ्रेंशिएट होंगे, और डिफ्रेंशिएट होकर वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। ये प्लाज्मा सेल्स हैं जो आगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, यानी बी सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये एंटीबॉडीज बना लेंगे, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आईजीडी। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको मेच्योर जब ये हो रहे होते हैं तो इनके ऊपर आईजीएम और आईजीडी जो है ना, वो वैसी एंटीबॉडीज शुरू से लगी होती हैं। और जब ये बड़े होकर प्लाज्मा सेल बनते हैं तो यही एंटीबॉडीज रिलीज कर देते हैं। और होना तो ये चाहिए कि आईजीएम और आईजीडी है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है क्लास स्विचिंग, जिसकी वजह से आईजीएम जो है वो आईजीजी और आईजीए और आईजीई जो इसमें दिखाई गई है उसमें स्विच कर जाता है, यानी वो आईजीएम से और एंटीबॉडीज बन जाती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी से कुछ है कि कुछ पता है इम्यूनोलॉजी का? किसी ने पढ़ी है? अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं जो सेल को प्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सा सेल है, इनको कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्पेसिफिक सेल सरफेस मैम अभी कांस्टेंट। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में वीडियो भी। अब आ रही है? जी मैम अब ठीक आ रही है। अच्छा, अब डिफरेंट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिन्हें एमएचसी कहते हैं और पहले ने एचएलए भी कहते थे, ये क्या चीज है? सेल सरफेस मॉलिक्यूलर दैट बाइंड एंटीजन। आपने देखा मैक्रोफेज के ऊपर ये एमएचसी है जिसने पेप्टाइड को होल्ड किया हुआ है, एंटीजन को होल्ड किया हुआ है। ब्लू से डॉट जो मैंने दिखाया है इसको होल्ड किया हुआ है। इसी एमएचसी के अंदर खराबी हो जाती है तो वो अपने ही सेल की चीजों को दिखाना शुरू कर देता है कि फॉरेन है। इसी वजह से वो टाइप 1 डायबिटीज की से एसोसिएशन है, इससे ताल्लुक रखती है। इसी वजह से ये खराब होगा तो डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। ये एमएचसी की वजह से होती है। और एमएचसी के ऊपर मुख्तलिफ जीन्स होती हैं, फिर उन जीन्स की कैटेगरी के लिए वो जो HLA D1 D2 करके लिखा होता है, या HLA PQR वो लिखा होता है। अच्छा, ये बहुत ब्रॉड उसमें एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड बाय ऑल सेल्स। मैंने बताया कि एमएचसी क्लास 1 जो है, ये होल्डर जो है, अगर ये 1 होता तो ये सारे सेल्स के ऊपर है, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स सब के ऊपर है। लेकिन अगर एमएचसी 2 है तो स्पेसिफिकली ये जो नाम लिखे हुए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनके ऊपर होगा। फिर उसके बाद साइटोकाइंस वो हैं, सिग्नल्स हैं जो जनरेट होंगे। polypeptide modulators of cellular function include ये interferon, interleukins, growth stimulating factors, ये सारे cytokines हैं। lymphocytes इनको, इन्हीं को lymphocytes कहते हैं, इन्हीं को cytokines कहते हैं। lymphocytes इसलिए कह रहे हैं कि अगर lymphocytes इन cytokines को प्रोड्यूस करता है तो उसे lymphocytes कह देंगे। वैसे cytokine भी लफ्ज इसी के लिए यूज होता है। immunophilins वो members of a highly conserved family of cytoplasmic proteins that bind to the immunosuppressants। ये बॉडी के अंदर होगा, सेल्स के अंदर,
और जितनी हम ड्रग्स देंगे वो इसके साथ बाइंड करेंगे, जितनी भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देंगे लाइक साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, साइरोलिनस and assist these drugs in inhibiting T and B cells. साइक्लोफाइलिन बाइंड्स साइक्लोस्पोरिन, whereas ये आगे मैं बताऊंगी जब आएगा ये इस डायग्राम में। ये देखें इसके अंदर टेक्रोलिमस, ये जो है ये एक ड्रग है जो कि इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल एक एंटीजन आया, अब एंटीजन कोई भी एंटीजन हो सकता है, वो एक ग्राफ्ट भी हो सकता है। ग्राफ्ट होता है जब एक चीज बॉडी से उठा के किसी दूसरे के बॉडी में डाल दी, उसे ग्राफ्टिंग कहेंगे, ग्राफ्ट कहेंगे। या कोई स्किन का पैच हो गया, कोई भी चीज हो सकती है। अब हमने जो है वो बॉडी क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये ग्राफ्ट जो है हमने लगा दिया है, तो अब उस ग्राफ्ट को वो प्रेजेंट करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी को कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जब एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है तो वहां पर ये जो टी सेल्स हैं, ये टी सेल रिसेप्टर कौन सा है, CD4 टी हेल्पर सेल्स हैं। ये जब भी आएगा पहले टी हेल्पर टी सेल्स आएगा। अच्छा, अब ये सेल जो है रिसेप्टर, ये इसके साथ जाके बाउंड करेगा और अब ये साइटोकाइंस रिलीज करेगा जिसमें इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होगा। इंटरल्यूकिन रिलीज भी होगा 2, और इंटरल्यूकिन 2 जाकर अपने यहाँ पर टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होगा, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करेगा ताकि और ज्यादा टी सेल को एक्टिवेट करे, ठीक है। अब टी सेल जब यहाँ पर रिसेप्टर टी सेल था, यहाँ कैल्शियम आइंस अंदर आएंगे। कैल्शियम आइंस जो इस कैल्सिन्यूरिन, ये प्रोटीन्स है जिसको बॉडी के अंदर जिसको एक्टिवेट करेंगे, और फिर वो एक ऐसा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा जिसके अंदर डीएनए की वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए जो जीन उठा लेगा, इंटरल्यूकिन जीन, वो अपने साथ बाउंड कर लेगा और फिर वो इंटरल्यूकिन 2 को बनाएगा साइटोकाइन। ये टी सेल के अंदर हो रहा है सारा, ये जो चीज है। ये रिसेप्टर है, यहाँ पर इसने देखा कि एंटीजन आ गया, अब ये सारा टी सेल बनाया हुआ, टी सेल के अंदर ये पाथवे चल पड़ा है, उसने इंटरल्यूकिन 2 बना दिया है। अब इंटरल्यूकिन 2 या तो इस टी सेल के साथ बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, इसके एक सेल के ऊपर कई रिसेप्टर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टी सेल के ऊपर CD4 भी होता है, CD3 भी होता है, CD28 भी होता है, CD45 भी होता है। ये मार्कर्स होते हैं सेल्स के। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्यूमर सेल्स है तो उसके मार्कर्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये सेल जो ट्यूमर सेल होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, अब ये मार्कर्स हैं, रिसेप्टर्स या मार्कर्स कह लें, तो हमें इनसे पता चला कि इस सेल की बात हो रही है, इस सेल के ऊपर एंटीजन आकर बाइंड कर गया। तो एक उसके ऊपर एक रिसेप्टर या एक मार्कर नहीं होता, कई मार्कर्स होते हैं। तो अब जब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर भी एक मार्कर है जो वहां पर लगा होगा रिसेप्टर, उसके ऊपर इंटरल्यूकिन 2 आकर बाइंड करेगा और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। अब हमने जो ड्रग दी है साइक्लोस्पोरिन, उसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर सेल के अंदर साइक्लोफाइलिन प्रोटीन है, इसके साथ साइक्लोस्पोरिन बाइंड कर देगी। ये दोनों मिलके इसको इनहिबिट करेंगे, कैल्सी ये जो कैल्सिन्यूरिन है इसको इनहिबिट करेंगे ताकि ये मैकेनिज्म इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, आरएनए जो है वो जीन ना बनाए, यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 ना प्रोड्यूस कर सके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। अच्छा, इसी तरह अब दूसरी ड्रग क्या है, टेक्रोलिमस, ये भी क्या है, सप्रेस कर रही है। अब ये इसका फंक्शन भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो प्रोटीन्स जिसको बाइंड करिए, ये FK बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर पड़ी हुई, जिनके साथ ये बाइंड करिए। ये सारा टी सेल है, ये याद रखना है, पूरा टी सेल है। अब ये हमने दिए तो टी सेल के ऊपर आकर यहाँ पर रिसेप्टर्स है, ये इसके साथ बाइंड कर रही है और इस ये भी वही काम कर रही है, सिर्फ इनके रिसेप्टर्स मुख्तलिफ हैं। ये FK बाइंडिंग प्रोटीन्स है और ये साइक्लोफाइलिन प्रोटीन्स हैं। सी से याद करेंगे, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफाइलिन प्रोटीन्स पर बाइंड होगी। फंक्शन इसका भी वही है कि कैल्शियम यूरिन जो है इसकी इनहिबिशन कर देगी और फिर वो इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे। ये हम क्यों दे रहे हैं दवाइयाँ, ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी जिस बंदे को दे दी है रेसिपिएंट, जिसने रिसीव किया है किसी के और चीज को, किसी के और दूसरे बंदे के ऑर्गन को, तो वो जो है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो, उसके अगेंस्ट अपना मैकेनिज्म शुरू ना करे। टी सेल्स की एक्टिवेशन, टी सेल मेन सेल्स हैं
जिनकी वजह से एक्टिवेशन हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो साइटोकाइन रिलीज करेंगे, वहाँ पर रैश पड़ जाएंगे, फिर ऐसे पेशेंट को डायरिया वगैरह होने के चांसेस होते हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है जिसको इमीडिएट एक्यूट रिजेक्शन कहेंगे, या कुछ अरसे बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद डेथ हो सकती है, या फिर क्रॉनिक बहुत पुरानी रिजेक्शन होगी 10 साल बाद 5 साल बाद। तो जो ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको ये टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन, इन ड्रग्स पर रहना पड़ता है। एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। कुछ जो एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स हैं जो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन एक्टिवेशन नहीं होने देगी, साइटोकाइन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रही है, जैसे इंटरल्यूकिन 2 को कर रही थी। कैल्सियम यूरिन इनहिबिटर्स हैं इनमें ये कैल्सियम यूरिन इनहिबिटर्स हैं। ये वो कैल्सियम यूरिन आ गई, ये ब्लू सा जिस पर लिखा हुआ है प्लस। नॉर्मली ये इसको एक्टिवेट करता है, लेकिन अब ये इसको एक्टिवेट नहीं करेगा जब ड्रग्स दे देंगे। तो इसमें 2 ड्रग्स के नाम लिखे हुए, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, इनका ऊपर वो बता दिया है। और एक और ड्रग है इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइन फंक्शन, ये साइटोकाइन के फंक्शन को इनहिबिट करेगी, इसे साइरोलिमस कहेंगे। ये आगे दी है, जब आएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है एजाथियोप्रिन, माइक्रोफिनोलेट, ये ड्रग जो आजकल ज्यादा यूज हो रही है, माइक्रोफिनोलेट, इसका बहुत ज्यादा रोल है। उसके अलावा साइक्लोफॉस्फोमाइड्स हैं, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सी ड्रग है। अल्काइलेटिंग एजेंट यानी साइक्लोफॉस्फोमाइड्स क्या करेगी कि डीएनए के ऊपर इसका अटैक है। डीएनए कौन सा, टी सेल का डीएनए, ताकि डीएनए को जो है सिंथेटिक फेज में नहीं जाने देती, ताकि माइटोसिस ना हो, ये यहीं पर रुक जाए सेल, उसकी डीएनए आगे वो ना कर सके, अपना काम ना कर सके, ठीक है। डीएनए जो ये भी तो एक्टिवेशन करेगा ना टी सेल्स की, उसकी माइटोटिक डिवीजन करेगा सेल्स की, और टी सेल्स आ जाएंगे, एक्टिवेट करेगा। तो ये कोशिश करता है कि उसके डीएनए के ऊपर एक्ट करता है, इसे अल्काइलेटिंग एजेंट कहेंगे। तो ये है लिम्फोसाइट डिप्लीशन एजेंट। अच्छा, अब ये नॉन स्पेसिफिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसुप्रेसिव एंटीबॉडीज, यानी अगर जो रिसेप्टर था सेल का वो CD3 था, CD45 था, अगर टी सेल है तो हम क्या करेंगे, टी सेल को रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए उसका एक एंटी CD3 बना देते हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर करके पेशेंट को दे देते हैं। ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं जो रिसेप्टर्स को बाइंड कर देते हैं ताकि टी सेल की एक्टिवेशन ना हो। इसके अलावा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाई थी। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज एक मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज जो है ये क्या करेंगी कि जैसे एक एंटीजन आएगा तो उसको मुख्तलिफ एंटीबॉडीज आकर उसको पकड़ लेंगे, उस एंटीजन को हर तरफ से पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है खास एंटीजन के लिए होगी, मोनोक्लोनल सिर्फ वो साइड एक साइड पर बाइंड करेगी। एंटीजन के ऊपर एक खास जगह होती है जिसे हम एपिटोप कहते हैं, जहां एंटीबॉडी एंटीजन आकर बाइंड करती है। तो उस एपिटोप के ऊपर खास एंटीजन के लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक ही जैसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। अगर IgG1 चाहिए एक एंटीबॉडी तो वही प्रोड्यूस होगी। पॉलीक्लोनल में बहुत सी मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज होती है। यहाँ तक समझ आई आपको? जी मैम। और ये मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि ये जो ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया लिखा है ना, इसका मतलब ये कि जब प्लाज्मा सेल के पास बी सेल ने प्रेजेंट किया ना एंटीजन, तो अब क्या हुआ कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो गई, बी सेल ही प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया। आपको ये MCQ आ सकता है कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। उसमें टी लिम्फोसाइट्स आ सकते हैं, मैक्रोफेजीज आ सकते हैं, NK सेल्स आ सकते हैं, कोई न्यूट्रोफिल्स आ सकते हैं, और प्लाज्मा सेल की ऑप्शन भी होगी। तो ये प्लाज्मा सेल है, देख ले, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है। अब ब्लड में ये एंटीबॉडीज आ गई हैं, अब वो एंटीजन जहां जहां ब्लड में आएगा ना, अब ये एंटीबॉडीज ब्लड में होती है, टिश्यूज में नहीं होती। अब एंटीजन आया तो ब्लड के थ्रू है, ब्लड के थ्रू चाहे वो टिश्यूज में चला जाए, एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है कहीं भी जा सकता है, वो स्किन के थ्रू ब्लड में चला जाएगा, मुख्तलिफ टिश्यूज में चला जाएगा। तो ये एंटीबॉडी जो है ना, जो एंटीबॉडी है, ये जाकर उस एंटीजन के साथ वैसे ही बाइंड करेगी जब वो ब्लड में घूम रहा होगा। इसकी वजह ये है कि बॉडी को ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये वाला एंटीजन है जो हमने मारना है, सेल्स को नजर आएगा।
अब ये मैक्रोफेजिस इस पूरे जो ये सिस्टम होगा ना, एंटीजन एंटीबॉडी, इसको पूरे को इनगल्फ कर लेंगे, इसलिए इन्होंने ऑप्सोनाइज लिखा है, जहां पर एंटीबॉडी इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करती है और बताती है बॉडी को एंटीजन होल्ड करके कि ये है, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। मैक्रोफेजिस इस पूरे को खा लेंगे। मैक्रोफेजिस एक एंटीजन को भी खा सकते हैं, लेकिन जब एंटीबॉडी आकर लग जाए तो उसको हम ऑप्सोनाइज कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन हो गया है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, जब एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड हो जाए। अब बॉडी सेल्स को ज्यादा अच्छी तरह नजर आएगा कि ये वाला एंटीजन है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आपको याद हो तो ये भी हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स के तौर पर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट, ये सारी इनकी दो कैटेगरीज में इनको एक और तरह डिवाइड कर दिया, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव खास, ठीक है, बाकी वही इनका नाम है। ये जो इन्फ्लिक्सिमैब है, ये रूमेटाइड अर्थराइटिस में यूज होती है। ये क्या है, इंटरल्यूकिन 2 जो होता है, जो टी सेल्स के ऊपर इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर है, इंटरल्यूकिन 2 ने इसके ऊपर बाइंड करना था, लेकिन हमने एक ऐसी एंटीबॉडीज बना दी है, ये एंटागोनिस्ट्स बना दी हैं कि वो जाकर खुद बाइंड हो जाएंगी रिसेप्टर के साथ, और इंटरल्यूकिन 2 को बाइंड नहीं कर रही। अगर इंटरल्यूकिन 2 बाइंड नहीं करेगा तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। ये बी सेल्स दिखाए हुए, बी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है, यानी वो कॉपी बन रही है इनकी। बी सेल की प्रोलिफरेशन होगी, बी सेल डिफरेंशिएट होगी इनटू टी, डिफरेंशिएशन होगी उसकी, वो प्लाज्मा सेल्स में बनेंगे। पहले वो टी सेल्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, बी सेल्स टी सेल्स के साथ बाइंड करेंगे और अपना एंटीजन टी सेल को दिखाएंगे कि नया चीज आ गई है। और फिर बी सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, यानी वो प्लाज्मा सेल्स में बन जाएंगे, एंटीजन आया, एंटीबॉडी रिलीज करना शुरू कर देंगे एंटीजन के साथ, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है। कॉम्प्लीमेंट का किसी को कोई आइडिया है? हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स खास प्रोटीन्स होती हैं, ये भी तभी एक्टिवेट होती हैं जब कोई एंटीजन आ जाए, तो उस पूरी एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो एक्टिवेट होती है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है, उसके एक बैक्टीरिया है तो बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो गई, टी सेल्स भी एक्टिवेट हो गए, सारा डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी पूरा एक्टिवेट हो जाता है, वो एंटीजन को सारे मिलकर किल करेंगे। अब जब ये किल कर रहे हैं तो वहां पर टिश्यू इंजरी हो रही है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन क्या था कि बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, वहां पर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर राइज कर रहा है, कोई जो सारे पेन हो रही है। तो ये इसलिए इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, हर कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर जो टिश्यू है वो भी, उसकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। और दूसरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि इसने सारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया कि इसको मारो, इस बैक्टीरिया को। ये साइक्लोस्पोरिन का वही बताया हुआ है कि ये साइक्लोफाइलिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा, फिर ये कैल्शियम यूरिन को जो है इनहिबिट करेगा, उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करेगा, और इंटरल्यूकिन 2 को बनने नहीं दे रहा, और टी सेल्स की प्रोलिफरेशन नहीं होने दे रहा, उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा। इंटरल्यूकिन टी के 2 के को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादातर टी सेल्स जो होते हैं वो मेन होते हैं जो कि उकसाते हैं इम्यून सिस्टम को कि आखिर जो है नई चीज जो आई है, ट्रांसप्लांट में स्पेसिफिकली, खास तौर पर स्पेशली ट्रांसप्लांट के अंदर, उस ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट वो टी सेल्स को एक्टिवेट करता है कि किलिंग करो, इसको निकालो यहाँ से। Cyclosporines available as oral, as parenteral. Oral bioavailability to undergo extensive hepatic metabolism, और बाइल के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। ये वही रेपिटेशन है, ये देख ले, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफाइलिन के साथ बाइंड होगा, और इसका मैकेनिज्म वही है कि ये कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट करेगा, इस पूरे मैकेनिज्म को इनहिबिट कर रहा है। जबकि टेक्रोलिमस जो है वो टी सेल्स के अंदर एफ के बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, उनको जाकर टेक्रोलिमस जो है उनके साथ बाइंड कर रहा है। एक बात जो मैं बताना भूल गई कि बी सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, जितने भी सेल्स हैं प्लेटलेट्स वगैरह सब बोन मैरो में। लेकिन टी सेल्स एक खास स्ट्रक्चर होता है थाइमस बॉडी के अंदर, जहां पर ये टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं,
और टी सेल्स के खास इसकी एजुकेशन करवाई जाती है, उसे बताया जाता है जब इसकी खास डेवलपमेंट होती है, इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर ये टी सेल्स निकल के ये लिम्फाइड टिश्यूज वगैरह में आते हैं उस थाइमस स्ट्रक्चर से निकल के। जब ये छोटे छोटे होते हैं थाइमस के अंदर पहली स्टेज में, तो इनको थाइमोसाइट्स कहते हैं। अब अगर कहीं थाइमोसाइट्स लग जाएगा तो यानी इनिशियल स्टेजेस पर जो टी सेल्स होते हैं थाइमस के अंदर। अच्छा, साइक्लोस्पोरीन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रिवेंटिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद स्टेरॉइड्स एंड अदर इम्यून सप्रेसेंट्स। Severe active rheumatoid arthritis as an alternative for methotrexate. Methotrexate rheumatoid arthritis में यूज की जाती है और अब जो है वो साइक्लोस्पोरीन भी यूज कर जाती है। इसके अलावा इन्फ्लिक्सिमैब, ये जो एंटीबॉडी थी वो भी यूज करते हैं, वो आगे बताएंगे। ये र्यूमेटाइड अर्थराइटिस होता है जब जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होती है, तो क्या होता है कि ये भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है और ये जेनेटिकली फैमिलीज के अंदर रन करती है। ये इसी वजह से कि HLA जो होता है इसी की कुछ इसकी एसोसिएशन अब मिलती है। ये HLA, ये जो MHC या HLA जो था ना, कि हम इनहेरिटेड करते हैं फैमिलीज के अंदर, जो पेरेंट्स से जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है वैसे उसके आगे जो ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाता है, तो ये इनहेरिटेड होता है। इसलिए तो डायबिटीज कहते हैं इनहेरिटेड भी होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में कार्टिलेज और जो आपका वो जॉइंट्स वगैरह, उसके अगेंस्ट, हेल्दी जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा, फिर इसके बाद बताया हुआ है कि इसको सोरियासिस, एस्मा में भी इस साइक्लोस्पोरीन को यूज करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस लिखा हुआ है, यूवेइटिस लिखा हुआ है, आई के अंदर भी यूज करते हैं। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट है कि डोज डिपेंडेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनीज पर इसका इफेक्ट है। रिस्क ऑफ रिजेक्शन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हिपेटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसका। फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, टेमर्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस, इन्फेक्शन, लिम्फोमास बन के कैंसर बन सकते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैलीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हेरोस्टीजियम, गम हाइपरप्लेजिया, ये एस आएगा, सीए हाइपरप्लेजिया, ये CLASIA। गम्स जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, जो गम्स का तो पता है ना, जो टीथ के नीचे होते हैं गम्स, तो ये क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ज्यादा टूथ को अपने अंदर ले लेते हैं। ये सारे इसके इफेक्ट हैं। ये बंदा हमेशा जिसकी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, एक्सेप्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत आसान है करना, बाकी जितने भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि रिजेक्ट हो जाए बॉडी। और जितना बंदा जो होगा वो ट्विंस का 100% चांस होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे की बॉडी, नए चीज़ों को। बाकी जो फैमिली मेम्बर जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रिजेक्शन के कम होते हैं, जितना दूर होंगे उतना रिजेक्शन ज़्यादा होती रहती है। अच्छा, फिर टेक्रोलिमस है, ये FK 506, ये बाइंड करी थी इसके साथ जाकर। ये ज्यादा इसकी पोटेंसी है, यानी कि जितना हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो थोड़ी सी डोज देकर मिल जाता है। ये हाईली पोटेंट है एज कम्पेयर टू साइक्लोस्पोरीन। थोड़ी सी डोज भी देंगे तो वही इफेक्ट आ जाएंगे जो साइक्लोस्पोरीन की ज्यादा डोज देने से आ रहे थे। सिमिलर टू साइक्लोस्पोरीन है कैल्सिन यूरिन, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर था जो आगे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहा था, इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। इसका एंटागोनिस्ट है, ब्लॉकर है इसका। बट इट बाइंड्स टू डिफर, ये किसके साथ बाइंड कर रहा था, FK प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर रहा था। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बिल्कुल वैसे ही है, इसका जो ये बताया हुआ है कि ओरली दे सकते हैं, वो सारा इसका सेम है साइक्लोस्पोरीन जैसा। इट इज लाइक साइक्लोस्पोरीन कुड लीड टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हाइपर ग्लाइसीमिया इसके अंदर भी हो सकता है। मोर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये कि ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया करती है एज कम्पेयर टू साइक्लोस्पोरीन, और हाइपरलिपिडीमिया भी साइक्लोस्पोरीन की तरह करता है। टेक्रोलिमस जो है ये क्या होता है, ज्यादा मोर पोटेंट है देन साइक्लोस्पोरीन। इसकी जो है लोअर रिजेक्शन है, कम रिजेक्शन। बॉडी अगर ये ड्रग देंगे तो बॉडी जो है वो जो ग्राफ्ट आपने डाला है दूसरे की बॉडी में उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर इसके साथ देते हैं तो वो लो डोज में देनी होती है क्योंकि अच्छी ड्रग है, टेक्रोलिमस ज्यादा एक्सेप्ट करता है बॉडी इसको।
बेटर फर्स्ट चॉइस फॉर वुमेन क्यों है ये? उसकी वजह ये कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं करती, शायद इसकी ये वजह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ना जो साइक्लोस्पोरिन थी वो ऑस्टियोपोरोसिस कर रही थी, ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं कर रही। फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीवियर रिफ्रैक्टरी एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और एटोपिक डर्मेटाइटिस से जो एक्जिमा हो जाता है। सोरियासिस भी स्किन की डिजीज है, और जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है ये भी स्किन की, ये दोनों ऑटोइम्यून में आती हैं। एटोपिक एक्जिमा में जो होता है डर्मेटाइटिस में फ्लेक्सर सरफेसेस आर्म्स वगैरह उसके ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है, स्किन जो है वो पील ऑफ हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, ये ज्यादातर बच्चों के नीज पर एल्बोज पर होती है। और सोरियासिस में रेड पैचेस बन जाते हैं। अच्छा, फिर ये जो ड्रग है सिरोलिमस, ये इंटरल्यूकिन 2 को अफेक्ट कर रही है, और इसका दूसरा नाम रेपामाइसिन भी है। बाइंड्स टू द सेम इम्यूनोफाइलिन, ये जैसे टेक्रोलिमस बाइंड कर रहा था उसी तरह बाइंड कर रहा है, बट डज नॉट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम यूरिन, इंस्टेड इट बाइंड्स टू mTOR, ये मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ये देखें, ये है, ये रेपामाइसिन जो है ये एफके बाइंडिंग प्रोटीन जिस तरह वो टेक्रोलिमस बाइंड कर रही थी उसी तरह बाइंड कर रही है, लेकिन ये एक और फैक्टर है mTOR, mTOR के साथ बाइंड करिए। mTOR का क्या फंक्शन था कि इंक्रीज कर रहा था ट्रांसलेशन ऑफ सिलेक्टिव मैसेंजर आरएनए को, ये इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन कर रहा था, ये आकर इसके साथ बाइंड कर रही है। ये पूरा बताया हुआ है कि जो है ये क्या करती है, जो जब रेफा 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 ये जो है रेफामाइसिन जिसको आप सिरोलिमस भी कहते हैं, ये क्या कर रही है कि ये जब बाइंड इसके साथ कर जाएगी इस ड्रग के साथ, तो mTOR को एक्टिवेट नहीं होने देगी। mTOR को क्या करता था कि G1 से इसको प्रमोट करता था एस फेज के अंदर। ये सारा है जो डीएनए का, कि डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले माइटोटिक फेज सेल डिवीजन सबसे आखिरी होती है, यहाँ से शुरू होता है ये G0 से। जो सेल होता है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है इसमें, फिर उसके बाद G1 फेज आ जाता है, फिर क्या होता है एंजाइम बनना शुरू होते हैं। ये क्या हो रहा है कि ये सारा वो मैकेनिज्म है जो टी सेल के अंदर होता है, ठीक है। जिस तरह टी सेल एक्टिवेट हो रहा है, जिस तरह वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है और सेल्स को साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करेगा, इसके अंदर टी सेल के अंदर भी तो डीएनए ना। अब ये क्या करेगा, पहले एंजाइम बनेंगे कि डीएनए बने, और फिर यहाँ पर सिंथेटिक फेज में डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ड्रग होगी अगर ये देंगे तो ये क्या करेगी कि G1 से एस फेज के अंदर नहीं जाने देगी। जब ये एस फेज के अंदर नहीं जाएगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, उसकी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, जीन जो इंटरल्यूकिन 2 की जीन लग रही थी मैसेंजर आरएनए से वो नहीं लग सकेगी। यहाँ तक समझ आ गया? यस जी मैम। मैम आ गया। ये पूरा बताया हुआ है, ये सारा टी सेल के अंदर का बताया हुआ है कि जब हमने ड्रग दे दी है तो G1 से सिंथेटिकली वो डीएनए को प्रिपेयर ही नहीं होने दे रही ताकि आरएनए ना बने और इंटरल्यूकिन 2 ना लगे, और जब इंटरल्यूकिन 2 नहीं होगा तो फिर वो टी सेल एक्टिवेशन भी नहीं होगी। अच्छा, अब ये सिरोलिमस या रिफाम क्या इसको कहते हैं, रिफामाइसिन, रिपामाइसिन है ये। Ripamycin can be used together with cyclosporine, increases the activity of cyclosporine for organ transplant patients. A replacement of cyclosporine if transplanted patient develop cancer of skin or lips, तो ये दें जो है ये इसके uses बताए हुए हैं। Used in cardiac catheter stunt में ये यूज हो रहा है ताकि स्टेनोसिस ना हो। जब हार्ट के अंदर स्टंट डलता है तो वो क्यों होता है, ताकि स्टीनोसिस क्या होता है कि किसी भी वेजल का सिकुड़ जाना, तो वो ना उसके लिए यूज होता है इसमें। और ऑइंटमेंट के तौर पर यूज होता है ये एटोपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस में। इसके साइड इफेक्ट हैं कि न्यूमोनाइटिस हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है, एजाथियोप्रीन, ये जो है ये क्या है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। एजाथियोप्रीन इज अ
प्रोड्रग यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है, मार्केप्टोप्यूरिन, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। साइटोटॉक्सिक रियरली यूज्ड एज कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग बट कॉमनली यूज्ड फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट। ये जरा साइटोटॉक्सिक ड्रग है, इसलिए रियरली यूज हो रही है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट ये देखिए, इसका बताया हुआ है पाथवे, ये 6 मेटा उसमें यूज हो रही है। ये ही पहले यूज होती थी, तो अब लेकिन इसको जो है थोड़ा इसका यूज को कम कर दिया है। पूरा इसका मैकेनिज्म बताया कि 6 मार्केप्टोप्रोटीन में चेंज हो रही है, उससे थायोसिनिक एसिड बन रहा है और फिर थायोग्वेनिन बन रहा है। ये सारा इसका मैकेनिज्म है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं 6 मार्केप्टोप्यूरिन। अच्छा, इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस एंटी मेटाबोलाइट है। प्यूरिन सिंथेसिस वही जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, अगर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स उनको इनहिबिट करती है, thus interfering with nucleic acid metabolism and lead to inhibition of proliferation of leukocytes and lymphocytes। कोई जो न्यूक्लियोटाइड का स्टैंड होता है उसको इनहिबिट कर देती है ये, ताकि जो सेल है टी लिम्फोसाइट्स वगैरह वो प्रोलिफरेट ना कर सकें। Why it is considered as cytotoxic agent? Because the purine analogs of azathioprine can destroy lymphoid cells। ये जो डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, उनको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी कर सकती है, तो रोक रही है कि वो प्रोलिफरेट ना और उनकी डिस्ट्रक्शन करती है, इसलिए साइटोटॉक्सिक है। और इसका स्ट्रक्चर हमें इसलिए पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग क्या इफेक्ट है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। क्लिनिकल यूजेस एलोग्राफ्ट, रेनल एलोग्राफ्ट, किडनी जब ट्रांसप्लांट होती है उसमें यूज होता है। एलोग्राफ्ट ग्राफ्ट तो पता है कि एक ऑर्गन जो एक बंदे से दूसरे बंदे में देती है। अब एलोग्राफ्ट ग्राफ्ट की डिफरेंट टाइप्स होती है, एलोग्राफ्ट होती है, जीरोग्राफ्ट होती है, आइसोग्राफ्ट होती है। तो आइसोग्राफ्ट होता है जब दो ट्विंस के दरमियान ट्रांसप्लांट किया जाए। इसी तरह एलोग्राफ्ट होता है जब ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग किया जाए, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में किया जा रहा है। और इसी तरह जीरो ग्राफ्ट होते हैं जब जानवर का कोई ग्राफ्ट होता है एनिमल का और वो ह्यूमन बीइंग में लगा दिया, यानी डिफरेंट स्पीशीज में लगा दिया। इसी तरह ऑटोग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट होता है जब अपनी बॉडी का ही कोई चीज अपने ही जैसे अपनी बॉडी का कोई चीज लेकर स्किन वगैरह किसी दूसरी अपनी बॉडी की किसी दूसरे पार्ट में लगा दिए। कैन बी यूज्ड, अच्छा एज़ोथियोप्रीन जो है ये यूज हो सकती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोहन्स डिजीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सारी डिजीजेस है जिनमें ऑटोइम्यून डिजीज हैं जिनमें यूज हो रही है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन का एक बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो ये कि टेट्रोजेनिक है, कि अगर फीटस की डेवलपमेंट हो रही है और किसी का ग्राफ्ट करा है तो ये क्या करेगी कि टेट्रोजेनिक है, यानी उस फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज कर सकती है। लेकिन जो ये है एज़ोथियोप्रीन वो नहीं करती है सर। अच्छा, और क्या है कि कार्सिनोजेनिक है ये इफ गिवन विद एल्किलेटिंग एजेंट्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के साथ अगर देंगे तो ये कार्सिनोजेनिक है। आगे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का भी बताएंगे। स्ट्रॉन्ग बोन मैरो स्प्रेशन, अच्छा इन ड्रग्स का एक इफेक्ट ये होता है कि क्योंकि ये जो है ये सारी ड्रग्स सप्रेस कर रही होती है लिम्फोसाइट, जैसे टी लिम्फोसाइट्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह ये सारे सप्रेस कर रहे होते हैं, तो इनका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये कि बोन मैरो के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, बोन मैरो में प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं, तो ये सबको जो है वो सप्रेस कर देती है, उनको जो है वो बोन मैरो सप्रेशन कर देगी, जैसे ल्यूकोपीनिया कर देगी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके काउंट को कम कर देगी, एनीमिया कर देगी। दूसरा ये क्या कर देगी कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देगी, कि प्लेटलेट्स जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनको भी ये कम कर देगी, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं प्लेटलेट्स को, तो उनको भी ये कम कर देती है। हेपेटिक डिसफंक्शन कर देती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाते हैं, रैश, फीवर, डायरिया। ये अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है और ये ड्रग दी है तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है सारे। बोन मैरो सप्रेशन वही बात है, हिपैटोटॉक्सिसिटी करेगा। कॉम्बिनेशन विद द एसी इनहिबिटर्स, कोट्रिबाजोल, कैलकॉज, ये ड्रग्स जो इनके साथ अगर दे दिया तो ल्यूकोपीडिया,
इरेनल ट्रांसप्लांट्स, ल्यूकोपीडिया कर देगा ल्यूकोसाइट्स का, यही जो ल्यूकोपीडिया यहाँ पर सी से लिख दिया, यहाँ पर के से लिख दिया। ये ल्यूकोपीडिया जितने भी वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, और इनमें खास जो लिम्फोसाइट होता है वो लफ्ज यूज होता है टी और बी के साथ, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ल्यूकोपीनिया कर देगी यानी सारे वाइट ब्लड्स को ये उनके काउंट को कम कर देगी। ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। ये बाइकोफिडोलेट, ये ड्रग बहुत अच्छी है जो अब यूज हो रही है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है सेल के अंदर जिसके थ्रू ये डिक्रीज कर रहा है GMP, which is a key enzyme in the de novo pathway of purine synthesis। ये क्या कर रहा है, ये भी प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होने दे रहा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। दिस लीड टू सप्रेशन ऑफ बोथ P and T lymphocyte एक्टिवेशन। T lymphocytes और B lymphocytes के अंदर ये प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो रहा, होने दे रहा न्यूक्लियोटाइड्स की। लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन नहीं होने देता, ये सप्रेस करता है। तो ओरली एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी है, लेस देन साइड इफेक्ट्स इसके कम है एज कंपेयर टू एजाथियोप्रिन के कंपैरेटिवली इसके कम है। लेकिन इसका भी बोन मैरो सप्रेशन, ल्यूकोपीनिया एंड एनीमिया, रेड ब्लड सेल जब काउंट कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। नोजिया NB यानी नोजिया एंड वॉमिटिंग और डायरिया डिक्रीज बाय एंटेरिक कोटेड फॉर्म, इसमें थोड़ा कम होता है। अनलाइक एजाथियोप्रिन इट इज टेट्राजेनिक। एजाथियोप्रिन का क्या अच्छी बात है कि वो टेट्रोजेनिक नहीं थी, ये जो ड्रग है माइकोफिनोलेट ये टेट्रोजेनिक है। क्लिनिकल यूजेस रिप्लेसमेंट फॉर मोर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एज़ोथियोप्रिन को रिप्लेस करके ये यूज कर सकते हैं एज रिप्लेसमेंट ऑफ एज़ोथियोप्रिन और साइक्लोफॉस्फोमाइड्स। तो ऑटोइम्यून डिजीज फॉर ऑटोइम्यून डिजीजेस ये रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज हो रही है। गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, यानी लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा नहीं है, ओरली अगर लेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी अनचेंज फॉर्म में ये ब्लड में आ जाएगी। नोट इन रेनल और लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट में टेक द फॉलोइंग, ज्यादातर ये लेता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है, उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन देता है, और उसके अलावा या टेक्रोलिमस लेता है या साइक्लोस्पोरिन, एक ड्रग लेता है क्योंकि इन दोनों ड्रग्स का ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन है, सिर्फ इनके जहाँ पे बाइंडिंग साइट्स थी वो इनकी मुख्तलिफ थी। और माइकोफिनोलेट लेता है, 3 ड्रग्स लेता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है, साइक्लोस्पोरिन लेगा या टेक्रोलिमस लेगा और साथ माइकोफिनोलेट लेगा। अच्छा, एल्काइलेटिक एजेंट्स पे साइक्लोफॉस्फोबाइड है, वो साइक्लोस्पोरिन था, ये साइक्लोफॉस्फोमाइड है। ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है, साइटोटॉक्सिक, डिस्ट्रॉयज प्रोलिफरेटिंग लिम्फोसाइट सेल्स, ये भी सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, लिम्फोइड सेल्स को जवाब देते हैं, इसलिए इसको साइटोटॉक्सिक कहेंगे। Also alkylate some resting cells, thus it is very toxic। Alkylating यानी इसका भी DNA पर इफेक्ट होगा। Before the discovery ये DNA की ना डुबलिंग जब हो रही होती है तो उसमें इस सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती है DNA की। Before the discovery of mycophenolate, cyclophosphomides दी जाती थी, ये ड्रग ऑफ चॉइस थी फॉर ऑल ऑटोइम्यून डिजीजेस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोपोइटोसिस। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फीमेल जो होती है रिप्रोडक्टिव एजेस में जब यंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोपोइटोसिस हो जाता है। इसमें हर जो बॉडी का ऑर्गन होता है ऑलमोस्ट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। फिर ऑटोइम्यून हिमोलिटिक डिजीजेस जब रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स और कार्टिलेज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। साइड इफेक्ट्स के पैनसाइटोपिनिया, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, इनफर्टिलिटी और टेट्रोजेनिक, ये भी टेट्रोजेनिक है जैसे दूसरी ड्रग्स थी। ये वही रिपीट हो रही है स्लाइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, कि ये भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनको डिक्रीज करता है, ल्यूकोट्राइन्स को डिक्रीज करता है, साइटोकाइन्स को इनहिबिट करता है, टी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन को डिक्रीज करेगा, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर भी थोड़ा सा उसको भी कम कर देता है, IgG की प्रोडक्शन को कम करता है। और ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स में देते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देते हैं, एक्यूट रिजेक्शन को बचाने के लिए कि फॉरन रिजेक्ट ना कर दे ग्राफ्ट को बॉडी, हाई डोजेस के अंदर ये देते हैं। उसके अलावा अनडिजायरेबल इम्यून रिएक्शंस के तौर पर ऑटोइम्यून डिजीजेस में
ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आपकी पिछली स्लाइड में लिखे हुए थे। ग्लूकोकॉर्टिको स्टेरॉइड्स जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कर देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है, ग्लूकोज लेवल्स ब्लड के अंदर ज़्यादा कर देती है, ग्लूकोडियोजेनेसिस यानी वो पाथवे जिससे ग्लूकोज बनता है उसको ज़्यादा कर देती है, फैट जो कोबुलेट कर देती है, फैट डेपोजिशन कर देती है, वेट गेन हो जाता है, मसल ब्रेक डाउन होगा ताकि प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो, प्रोटीन की लाइसिस हो, मसल मास जो है वो कम होगा इसके अंदर, ब्रूजिंग, कैटरैक्ट्स, मोतिया जिसे कहते हैं, सारे इसके वो है साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक आप लोग को कोई चीज जो दाद समझ आई हो, क्योंकि सारा याद करने वाली चीज है। मैम समझ आ गई है, बस ये याद करने वाला ये ज्यादा। क्या चीज? मैम समझ आ गई है, बस ये याद करने वाला है सारा। हाँ, ये जो आपको जो चीज आ सकती है ना वो ये आ सकती है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फोर्स है, उसमें 4 सेल्स है, वही आप याद कर लें। उसके अलावा इसके अंदर आ सकते हैं जो मोड ऑफ मैम एक्शन, जैसे साइक्लोफॉस्फोबाइड है तो वो अल्काइलेटिक एजेंट है, साइक्लोस्पोरीन है और टेक्रोलमस है। ये 4-5 ड्रग्स है इसकी, और यही ड्रग्स जो है वो यूज होती है इम्यूनोसप्रेसर्स के तौर पर ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी पे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज होते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर ले। अब आगे आगे है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये मैं अभी यहीं पर रोक रही हूँ, लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे हमारे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, और उनके ऊपर रिसेप्टर CD3, CD4, CD5 इस तरह लगे हुए होते हैं। CD3 जैसे टी सेल्स के ऊपर होता है, CD45 होता है। ये जब जो इम्यूनोलॉजी और जो ट्रांसप्लांट में काम करते हैं उनको फिर ये खुद ही याद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनके अगेंस्ट हम ना एंटीबॉडीज बना लेते हैं लैब्स के अंदर, और फिर वो एंटीबॉडीज इंसान के अंदर डाल देते हैं ताकि वो टी सेल्स को इनहिबिट कर दे, या अगर बी सेल्स है तो उनको इनहिबिट कर दे ताकि बी सेल एंटीबॉडीज ना बनाए, क्योंकि एंटीबॉडीज अगर बी सेल्स भी एंटीबॉडीज बनाते हैं तो वो एंटीबॉडीज भी कभी कभी रिएक्शन शो कर देती हैं। तो ये वो है, इस पे एक खास टेक्निक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक खास हाइब्रिडोमा टेक्निक है जिससे बनती है। इसको कभी आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर इसका दिया हुआ है। इसके अंदर हम ना, ये वैसे बता देती हूँ, बाद में फिर इसका डिटेल बताऊंगी। इस पे बाउस लेते हैं, बाउस के अंदर एंटीजन जो हमें चाहिए हो, जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज चाहिए हो, वह एंटीजन डाल देते हैं माउस के अंदर। ठीक है, फिर प्लाज्मा सेल्स लेते हैं। प्लाज्मा सेल्स का जो ट्यूमर होता है उसे माइलोमा कहते हैं, माइलोमा सेल्स। ट्यूमर्स मुख्तलिफ सेल्स के होते हैं ना, जैसे वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं, और उसके अलावा ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें, इसमें जो प्लाज्मा सेल्स का स्पेशल जो ट्यूमर होता है उसे माइलोमा कहते हैं। तो वो माइलोमा सेल्स ले लेते हैं, और जो माउस में जहाँ हमने एंटीजन डाला होता है उसमें से, माउस में से जो स्प्लीन होता है उसका, तीली जिसे कहते हैं, उसमें से वो सेल्स निकाल लेते हैं, माउस के सेल्स। माउस के सेल्स और एक हमने माइलोमा सेल्स लिए हुए प्रिपेयर किए हुए, उन दोनों को आपस में मिला देते हैं। जब वो मिलाते हैं तो एक नई तरह के सेल्स बन जाते हैं, तो वो हाइब्रिडोमा कहलाता है। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है और इसका जिक्र आगे वही हुआ है। ये आप जरा अपने जो आपसे पहले लोग पढ़ के गए हैं उनसे पूछिएगा कि ये स्लाइड्स उनको पढ़ाई गई थी ये, क्योंकि ये तो वो लोग जो हाइब्रिडोमा टेक्निक्स और ये सारी तो बहुत मतलब ये पूरी फील्ड है ना, इम्यूनोलॉजी पूरी फील्ड है, तो उसके अंदर बहुत प्रिसाइज करके चीजों को बताया है। जब तक आप पीछे बैकअप में बैकग्राउंड ना पढ़े उसका, तो आपको नहीं पता चलता है क्या चीज कह रहे हैं। तो अब जो काम हो रहा है ना वो आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे हो रहा है। अब जाहिर है जब हम एक माउस की एंटीबॉडी लेते थे तो हमारी जो ह्यूमन बींग में डालते थे तो वो उसको एंटीजन के तौर पर लेता था, उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज, मजीद एंटीबॉडी के अगेंस्ट बना देता था, वो उसको कहता था ये फॉरेन चीज आ गई है। तो अब उसके लिए भी टाइमेरिक एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो एक और चीज है जो इस रिएक्शन को खत्म करने के लिए बनी है। तो ये सारा आगे वही लिखा हुआ है। आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इसका आइडिया हुआ है कि क्या चीजें ये सारी?
ठीक है, अभी से यही तक। ठीक है मैम। आप लोग की असाइनमेंट जो है ना वो अपलोड कर दी है, ठीक है। आप लोग चेक कर लो, मैंने रात कर दी थी अपलोड, देर से रात 2 o'clock शायद 1:30 बज रहा था जब मैंने अपलोड करती थी। तो स्टूडेंट एलएमएस पर चेक कर दी वो अपलोड होगी कि नहीं, तो फिर मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दे। आप बाय यस मैम, हो गई है, मैंने चेक किया है। अच्छा, आप बाय हैंड भी दे सकते हैं। आप जो है वो, अगर आप लोग वैक्सीनेटेड है तो आकर दे दे, अगर नहीं है तो फिर एलएमएस पर ही पोस्ट कर दे। आप लोग का एग्जाम्स का नहीं पता चला कब से है? यानी कोई डेट शीट वगैरह आई है? नो मैम। आप लोग का कोर्स ज्यादा तो नहीं हो गया इसका, फार्मा का? मैम कितने लेक्चर रह गए? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कितने लेक्चर रह गए इसके फार्मा के? वो फार्मा के बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं। फार्मा के जो है इस पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे जो करनी है, उसके अलावा जीआईटी की ड्रग्स थी जो करनी है, उसके अलावा आपके ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और प्रोटोजोल ड्रग्स है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। ये जो मैंने कहा ये जरा छोटा, मुझे लग रहा था कि मैं एक उसमें कवर कर लूंगी, लेकिन इसको भी टाइम चाहिए चीजें बताने के लिए, तो इसलिए पहले मैंने ये शुरू करवा दिया। ये आखिरी टॉपिक्स में से था। अब अगला जो मैं करवाऊंगी ना वो पहले एंटीबायोटिक्स जो इम्पोर्टेंट है, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ये दो इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स के अंदर मेरे ख्याल में इतना ज्यादा नहीं होगा, वो है 3-4-5 लेक्चर्स में वो कवर होगी। मैम आप ऐसे क्या करें कि वो स्लाइड प्रिसाइज कर दिया करें, मतलब इतना ज्यादा मटेरियल होता है कि जो हमारे काम का भी नहीं होता, बस इतनी सी चीजें हम स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दिया करें जो हमारे काम की होती हैं। अब मैं करूंगी ही कि आपको जब अपलोड करूंगी ना तो इस स्लाइड्स को छोटा कर दूंगी, मुझे ये बहुत ज्यादा लग रही है। और ये वो बंदा समझ सकता है, जैसे मैंने इसमें मैंने बताया मेरा ये था कि बायोलॉजी के अंदर मेरा ऐसे था, तो मेरे तो मैं हैरान ही होगी देखकर कि इसमें सारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी बताया हुआ है, लेटेस्ट टेक्निक्स भी बताई हुई है। मतलब अंडर ग्रेजुएट का तो जो हम जब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, ये तो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती बायोलॉजी जिस तरह ये पढ़ाई थी, आप लोग का बहुत ज्यादा ये स्लाइड्स हैं। मैम ये तो निकाल दे जो भी यार जरूरी चीजें हैं ना, हम लोगों ने पढ़ के क्या करना यस मैम, कम थेरेपी में करते हम हैं। लोगों ने जरूर मैम किसी को फार्मा मेडिसिन ही 1 देनी में है। भी मैम बस वही पढ़ाती थी जो कि इम्पोर्टेंट होता था, और मैम बता देती थी कि बस बेटा यही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। तो फिर फार्मा 1 भी ऐसी थी, तो आप इसको भी क्रिटिसाइज कर दीजिएगा। मैं तो फार्मा वन में भी उनका जो उनको पढ़ा रही थी, तो फिर मेरा तो इतना ज्यादा कोर्स वो रह गया है कि अगर मैं स्लाइड सारी एक्सप्लेन कर दूं तो ये तो बहुत टाइम ले जाए, और वो बार बार रेपिटेशन भी है फार्मा वन की स्लाइड्स में काफी पे। ठीक है, इसको मैं ना प्रिसाइज करके आपको छोटा करके दे दूंगी, और हो सकता है फिर मैं एक अब इसमें आगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वही बताया हुआ है क्या चीज है। ठीक है, ये म्यूरोमोनैब जो है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो CD3 टी सेल्स के ऊपर आकर लग जाती है, ये देखे ना, अब ये चीज सारी बताई गई है उसके अंदर। फिर इसके अब साइड मैम इफेक्ट फार्मासिस्ट थोड़ी बनना है हम लोगों ने। ये देखिए, ये ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, पहले माउस के अंदर थी एंटीबॉडी, फिर वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी रिजेक्ट करती थी तो ये फिर ह्यूमन, और अब जो है वो काइमेरिक आ गया कि माउस और ह्यूमन बॉडी दोनों मिलके बन गई, लेटेस्ट टेक्निक है। ये पूरा चार्ट, ये तो मुझे याद नहीं होता था, इतना मुश्किल है, इसमें सारी चीजें हैं। ये डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी हुई है और उनके थेराप्यूटिक यूजेस दिए हुए, किस चीज में ये यूज हो रही है। इसमें बस ये इन्फ्लिक्सीमैब जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह पूछ लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऐसी कोई चीज नहीं मैंने पढ़ी थी। ठीक है, ये पहले मुझे शुरू में पता नहीं था तो मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब ये देखिए, ये RH फैक्टर आ गया, ये भी एक पूरी कहानी है, पूरा टॉपिक है, तो मैं इसको प्रिसाइज करके आपको अपलोड कर दूंगी, सारी कर दूंगी एक ही दफा। ठीक है, चलो, थैंक यू जी, ओके, वो डिवाइड कर दें आप। ठीक है, थैंक यू जी।